गुड मॉर्निंग क्लास 8। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइबल्स रिवॉल्ट। हमने लास्ट क्लास में ट्राइबल्स के बारे में डिस्कस किया था कि ट्राइबल्स किसे कहते हैं, हु हैव बीन कॉल्ड द पीपल हु रिसाइड नियर द फॉरेस्ट एरिया, और द आदिवासी जो होते हैं उनको भी ट्राइबल्स कहा जाता है। सो द पीपल, द इंडिजिनस पीपल्स ऑफ द फॉरेस्ट, नियर बाय द फॉरेस्ट, उनको ट्राइबल्स कहा जाता है। सो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए, और उनमें से ऐसा था कुछ रूल्स जहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट को टोटली रिजर्व कर दिया और उनसे कुछ भी चीज़ें नहीं ले सकते फॉरेस्ट के अंदर से। तो इसी तरह से जहाँ पे मोस्टली फॉरेस्ट जो था वो किसके लिए था, किसका घर था, ट्राइबल्स का था। तो ट्राइबल्स इसके लिए धीरे धीरे उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लगी, उनके अत्याचार। तो उन्होंने फिर उनकी जो फूड्स है, अर्निंग है, वो सब कुछ बंद हो गया। एग्रीकल्चर जो था, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, सब कुछ बैन कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तब उन्होंने रिवोल्ट किया, विद्रोह किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। नाउ हिंदू जमींदार, बंगाली मनी लैंडर एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लॉइटेड देम। तो यहाँ पे कौन कौन लोगों ने उनको एक्सप्लॉइट किया था? तो हिंदू जमींदार, बंगाली मनी लैंडर्स जो पैसे देते साहूकार, एंड ब्रिटिशर्स। अब लास्ट में कौन आया? ब्रिटिशर्स आया। उन्होंने भी उनको एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट मीन्स बहुत ज़्यादा उनका यूज़ किया। पुशिंग देम टू द पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शंस। और कहाँ तक लेके गए उसको कि जहाँ पे वो अब एक्सटिंग हो जाए, कि अब वो ट्राइबल जो है, बोलेंगे ट्राइबल आदिवासी जो रहते थे जंगलों में, वो धीरे धीरे ख़त्म होने में लगे। एंड अटर डिह्यूमनाइजेशंस, कि किस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि जंगल में मान लो शेर जैसे रहते, एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, साथ साथ जंगल में अगर देखा जाए तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्राइबल्स पीपल, कि वो ट्राइबल्स का घर है। तो इस तरह से फॉरेस्ट विल बी विदाउट ट्राइबल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, तो वो जंगल जो है, जंगल नहीं लगेगा। तो इसी तरह से एक्सटिंक्ट की तरफ वो चले जाने लगे। कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स ने उसको उस तरह से ढकेलते हुए कहाँ लेके गए, मतलब उनके साथ इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, इतना ज़्यादा अत्याचार किया कि ना देयर टर्न टू बी, कि ये अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एंड अटर डिह्यूमनाइजेशन का मतलब कि अब वो जो कि जिस तरह से दे आर नॉट द वे दे आर बीन ट्रीटेड, कि एज अ ह्यूमन बींग ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना था। दे वर नेवर इंटर ट्राइबल आइसोलेशंस, दे वर नेवर, कभी भी इन्होंने अपने इंटर ट्राइबल आइसोलेशन, हमेशा क्या देखा था कि ट्राइबल्स कभी भी किसी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, और ना बाहर वाले को अपने साथ वो मिक्स करने चाहते थे। सो दे वर नेवर इंटर ट्राइबल आइसोलेशंस एंड कल्चरल एक्सक्लूसिवनेस, सबका अपना अपना, हर ट्राइबल्स ग्रुप्स के जितने से भील्स हैं हमने देखा, तो इस तरह अलग अलग सबके अपने खुद के कल्चर्स थे, ठीक है। एक्सटिंक्स उनका एक्सक्लूसिव। द ट्राइबल्स ऑफ झारखंड मोबिलाइज देयर मेंबर्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटर्स। तो झारखंड जो स्टेट्स है झारखंड के अंदर, तो उन्होंने भी क्या किया, मोबिलाइज किया, इकट्ठा किया अपने सारे मेंबर्स को इस एक्सप्लॉयटर्स की। जो लोग एक्सप्लॉयट कौन थे वहाँ पे? हिंदू ज़मींदार, फिर बंगाली मनी लैंडर एंड द ब्रिटिशर्स। तो इन सभी के खिलाफ उन्होंने धीरे धीरे मेंबर्स कलेक्ट, ग्रुपिंग होने लगे दो साइड, ताकि वो लोग क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, लीडर्स कोई होंगे ताकि उनको लीड करेंगे। सो दे इंटरेक्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो उनके साथ एटलीस्ट इंटरेक्ट तो करे सबसे पहले, कि वो ब्रिटिशर्स क्या चाहता है, किस तरह से। टाउन एलाइट्स एंड आउटसाइडर, तो इसी तरह से कि टाउन्स में जो बड़े पैसे वाले थे, एलाइट्स मीन्स पैसे वाले, और आउटसाइडर्स जो जंगल के बाहर, उनके साथ इंटरेक्ट तो करे कि क्या है, क्या हो रहा है। द झारखंड अर्लियर पार्ट ऑफ बिहार, जो पहले ये स्टेट जो था, पहले बंगाल के अंदर था, बाद में इससे डिवाइड होकर बंगाल से झारखंड अलग हो गया। हाँ ना, विच कंटेन न्यूमरस ट्राइब, क्योंकि इसके पास झारखंड में बहुत सारे ट्राइब्स थे, तो वॉज अ ट्राइबल कल्चर जोन। तो इसको डिवाइड इसलिए किया था बिकॉज ऑफ द कल्चर, कि इनका जो कल्चर था झारखंड का बिहार से अलग था, तो इसलिए बिहार को अलग कर दिया बिकॉज ऑफ द कल्चर। तो इसलिए विच कंटेन न्यूमरस ट्राइब्स, उसमें बहुत सारे ट्राइब्स थे। एंड वॉज अ ट्राइबल कल्चर जोन कंप्राइजिंग सेवरल ट्राइब्स, सब कल्चर, सभी कल्चर्स का अपना अपना कल्चर्स था, साथ साथ सब कल्चर्स भी थे। ट्राइब, जब सब ट्राइब्स के अंदर ट्राइब्स जो थे, अलग अलग डिवीजन थी, तो उनका भी खुद का अपना कल्चर्स थे, इसलिए सब कल्चर्स। द मुंडर्स, द ओरेंस, द होस, द सांताल, द मेजर ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन्स, तो ये सारे थे उनके मेजर ट्राइबल्स ग्रुप्स ऑफ दैट वाज झारखंड। मुंडास,
उरांस, होज, संताल ना डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट। ये सभी के सभी जितने ट्राइबल्स थे वो किस पे निर्भर थे? फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। फिर सेटल एग्रीकल्चर, जो वो एग्रीकल्चर करते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, उन पे निर्भर थे। एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज, कोल माइंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। सम हैड सेटल इन टाउन्स। तो धीरे धीरे जो थे कि अब जो पहले मोस्टली सिर्फ और सिर्फ किस में डिपेंड थे? फॉरेस्ट में। अब उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि फॉरेस्ट अब वो ख़त्म हो गया तो लोग उनका जो लाइफ स्टाइल था वो क्या होना? एक्सप्लॉयट। क्यों? किसके कारण? एक्सप्लॉयट के कारण। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या क्या उनके लिए, उनका जो लाइफ स्टाइल था जो टोटली ट्राइबल्स का, वो ख़त्म होने लगा, लुक उनका जो था हटने लगा और वो सेटल होने लगे। शहर, अपने उस एरिया को छोड़ के शहर आना, क्योंकि अब जंगल नहीं रहा तो वो कहाँ रहेंगे। तो इसी तरह से आसपास के गाँव में, फिर इस तरह से वो सिटीज़ जो थे धीरे साथ में, तो उन्होंने शुरू कर दिया सेटल एग्रीकल्चर करना। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था वो चेंज करके सेटल हो गया, क्योंकि अब वो कहीं एक जगह बस गए। फिर नौकरी ढूंढने लगे, क्योंकि अब उनका काम क्या, कुछ तो काम करेंगे, तो इंडस्ट्री में काम करना, कोल माइंस में काम करना, या फिर गवर्नमेंट कोई जॉब्स है तो उसमें काम करना। सम हैड सेटल इन टाउन्स, कोई शहर में बस गए, अदर्स वे इन विलेज, तो कुछ शहर में, कुछ गांव में। एंड सम लेटर वे इकोनॉमिकली वेरी वेरी वेल ऑफ, और कुछ तो आर्थिक स्थिति में भी बहुत अच्छे आगे निकल गए। दस ट्राइबल्स कल्चर वॉज इन पार्ट अ पीजेंट कल्चर एंड इन पार्ट एन अर्बन कल्चर। तो धीरे धीरे जो ट्राइबल कल्चर था, जो आदिवासी, अब वो धीरे धीरे हमारे प्रेजेंट जो कल्चर्स में उसके साथ मिक्स होने लगे, मतलब पीजेंट फार्मिंग। तो ट्राइबल से क्या बन गया? पीजेंट, उसमें कल्चर्स में चेंज हुआ। फिर उसके बाद फिर वो गांव से शहर में चेंजेस में आ गए, तो गांव से फिर जब शहर गए तो अर्बन कल्चर्स में आ गए। तो इसी तरह से देयर हैव बीन लॉट ऑफ चेंजेस हैज़ बीन सीन। तो इसी तरह से इसको कहा कि एक्सटिंग, मतलब ट्राइबल्स, जो रियल ट्राइबल्स जो था जिस तरह से, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। और किसके कारण? ब्रिटिशर्स के कारण। ब्रिटिश हिस्टोग्राफी treated the rebellious tribals as bandit and treated it as a rights that was successfully suppressed by British force। तो यहाँ पे कहा गया कि ब्रिटिश हिस्टोग्राफी, जो जिन्होंने ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री बनाई, लिखी और देखी, तो उन्होंने कहा कि जो रिबेलियंस थे, जिन्होंने विद्रोह किया था, ट्राइब्स, इसको किस तरह से नाम दिया? बैंडेड। उसके नाम दिया गया बैंडेड। और उस जिस तरह से वो राइट्स होती, दंगे होते, उन्होंने बहुत सारा वैसे किया था। लेकिन अल्टीमेटली जो जितने सारे ट्राइबल्स थे जिन्होंने विद्रोह किया, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं जाके वापस झुकना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के सामने किसी की नहीं चली। ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर धीरे धीरे कब्जा, काबू पा लिया। द कोल अपराइजिंग वॉज ऑल्सो नोन इन ब्रिटिश इंडियन record as the coal mutiny, was a revolt of the indigenous coal people of Chota Nagpur during 1829 and 1839 as a reactions to unfair treatment brought on by the system of land tenures and administrations that had introduced by the British power in the area। तो कोल अपराइजिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो ग्रुप थी, जो ट्राइबल्स ग्रुप थी, ठीक है, तो इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के अंदर जो लिखा था, इसे इन ब्रिटिश इंडियन रिकॉर्ड्स, क्योंकि इसमें ब्रिटिश उस समय थे, इसलिए ब्रिटिश इंडियन रिकॉर्ड्स के अंदर इसे किस तरह से लिखा गया? उस रिकॉर्ड्स में कोल म्यूटिनी मीन्स लड़ाई, विद्रोह। और किसके थी? इंडिजिनियस, जो कोल पीपल थे। ये कहाँ, कोल किस जगह में थे ये वाले? छोटा नागपुर एरिया, ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न साइड्स में, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उस एरिया जो होता है, छत्तीसगढ़, उस एरिया में बीच में जो एरिया आएगा उसे कहा जाता है छोटा नागपुर। ड्यूरिंग 1829 एंड 1839 में इन्होंने रिबेल किया, रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? लैंड टेनियर्स, मतलब जो सिस्टम थी ज़मीन को लेके, सिस्टम कितने समय के लिए, तो उस सिस्टम को लेके जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर्स करते थे, उस सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि वो ट्रीटमेंट जो था सबके साथ वो एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे। और एडमिनिस्ट्रेशन की जिस तरह से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पास कर रहे थे, तो वो उनके लिए सही नहीं था, ठीक है। तो इसी तरह से द कोल पीपल वे आर जॉइंड बाय अदर कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द मुंडास, ओरियंस एंड होज। तो बाद में कोल के साथ और भी जो रिबेलियंस ट्राइबल्स थे, उन्होंने भी उनके साथ मिलके उनका साथ दिया, रिवॉल्ट किया, लीडिंग टू सम ऑथर कॉल्ड एज कॉलिंग इट एज अ मुंडास अपराइजिंग। और इनका लीडर जो था बिरसा मुंडा, जैसा बिरसा, तो मेनली जो था मुंडा से ट्राइब्स का नाम है, तो इसी तरह से कहा गया लीडर्स जो थे
मुंडर्स में से थे, जिसके कारण इसका नाम दे दिया गया मुंडा अपराइजिंग, कि मुंडर्स ने रिवॉल्ट करना शुरू किया. द अपराइजिंग वॉज अ रिएक्शन टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन साउथ बिहार एंड रिसेंटली सीडेड डिस्ट्रिक्ट नियर बाई अराउंड 1819. तो ये रिवॉल्ट जो था किसके खिलाफ था कि एक न्यूली गवर्नमेंट एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट जो नया नया आया था, अपॉइंट किया था ब्रिटिशर्स से साउथ बिहार के अंदर, वो उसकी जो व्यवहार थी लोगों के साथ और उन्होंने जो नया नया पॉलिसीज़ बनाया आते ही, जिससे वो और लोगों को परेशान करे, तो इसके लिए वहाँ पे लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया, ट्राइबल्स ने. दिस रिजल्टेड इन मैनी पीपल्स मूविंग इनटू दिस एरिया विच वेयर द लैंड ऑफ न्यूमरस इंडिजिनियस ट्राइब्स. तो इसी तरह से देखा गया, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जितने सारे जो पीपल्स थे वो लोग ने क्या किया, मूव किया उस एरिया के अंदर विच वे द लैंड, जिसके वहाँ पे लैंड किसका था, न्यूमरस इंडिजिनियस, जो वहाँ के लोग हैं, खुद के लोग हैं, ट्राइब्स, उनका था वहाँ पर. इस तरह से लोगों ने वहाँ पे शुरू कर दिया आवाज़ उठाना. दीज ट्राइब्स हैड नो रूल्स. इन लोगों ने क्या किया कि दीज ट्राइब्स हैड नो रूल्स. द रूलर्स एंड देयर लैंड्स वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू फैमिलीज दैट वाज बाउंड बाय परहाज और कॉन्फ्रेंस. तो यहाँ पे इन्होंने जो इस तरह से क्या बोला गया, तो उस एरिया में जो ट्राइबल्स थे, जो वहाँ पे कहा गया दे हैड नो रूलर्स, कोई रूलर्स इस तरह से नहीं था. जो लैंड था वो डिवाइड किससे था, फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग, कि उसमें जो थे कितने मेंबर्स है उस फैमिली के अंदर. तो इसी तरह से उन्होंने डिवाइड इस तरह से किया था कि उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, उस अकॉर्डिंग उसने लैंड को डिवाइड किया. वे आर बाउंड बाय परहाज और कॉन्फ्रेंस, और उसे कहा गया इसे मानना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ मेड बाय द कॉन्फ्रेंस परहाज ग्रुप. विथ द एप्लीकेशन ऑफ न्यू लैंड लॉ द इंडिजिनस कोल्स वे एक्सप्लॉइटेड बाय आउटसाइडर मूविंग इनटू द एरिया एंड टेकिंग अप एग्रीकल्चर एंड कल्चरल एक्टिविटीज दैट वे आर अलाइंड टू ट्राइबल कल्चर्स. अब ये जो नया बंदा आया, इन्होंने क्या किया इस तरह से कि जितनी सारी ये जो न्यू लैंड पॉलिसीज बनाई, ये सारा किसको फ़ायदा किया, बाहर वाले को, जो बाहर वाले हैं, ताकि वो इजीली वहाँ पे उस एरिया में इंजॉय कर सके. लेकिन देखा जाए वो रियली वो जगह था किसका, कोल्स का था, लेकिन उसको मिला नहीं, किसी बाहर वाले को मिल गया. और इसी तरह से एग्रीकल्चर और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी, जिसका जिसका हक था, किसका हक था, ट्राइबल्स का, वे अलायंस टू ट्राइबल्स, लेकिन उनको नहीं मिल के किसको मिल गया, आउटसाइडर को. तो इसी तरह से उन्होंने रिवॉल्ट किया. मैनी ऑफ द लैंड ऑफ द लोकल्स वे टेकन अवे एज अ सिक्योरिटीज फॉर अनरिटर्न लोन्स. कुछ ऐसे भी थे कि उनसे ज़मीन छीन ली गई, क्योंकि उन्होंने जो पहले लोन लिया था, और सिक्योरिटी के लिए ज़मीन दिया जाता है कि आप मेरी ज़मीन रख लें और आप मुझे लोन दें, तो लोन उन्होंने रिपे नहीं कर पाया, तो उसकी ज़मीन ले ली गई उनसे. द लोकल हुज लैंग्वेज वे अननोन टू द सेटलर्स वे फिजिकली टॉर्चर्ड एंड मिसट्रीटेड इन अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स. और कुछ भाषा जो उनको समझ में नहीं आती थी उन लोगों को, तो वो लोग उनके साथ और बुरा करते थे. जब उनकी भाषा उनको समझ में नहीं आ रही है तो उनको फिजिकल टॉर्चर करते थे, मार धार करना, उसके साथ पिटाई करनी उसकी तरह. इस तरह से उसकी बहुत ज़्यादा देखा जाए कि बहुत ही बुरा ट्रीट करते थे उनके साथ. एंड द इरिटेशन वॉज द टैक्सेशंस ऑन द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट सच एज सॉल्ट दैट वेयर फॉर्मरली फ्रीली मूव्ड. अब वापस यहाँ पे टैक्सेशन इंक्रीज़ कर दी, ब्रिटिश ने टैक्स इंक्रीज़ कर दी. और कौन से में, जैसे मान लो सॉल्ट, और सॉल्ट जो पहले था फ्री था, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगती थी, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स इसमें लगा दिया गया. करप्ट ऑफिसर्स प्रैक्टिस एंड लॉ लेसनेस फॉलोड. और जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे ब्रिटिशर्स के, सारे करप्ट थे, सारे, हर लोग क्या करना है, चीटिंग करना है, कैसे भी करके पैसे कमाना है, हर किस्म कैसे भी हर लोगों को परेशान करो, उनसे पैसे कमाओ और ब्रिटिशर्स को कम दो, अपने पास खुद ज़्यादा रख लो. इस तरह से दे स्टार्टेड डूइंग दिस प्रैक्टिस. द मासेस ऑफ कॉमन पीपल ऑफ whom द कोल वेयर द लार्जर इन नंबर. तो उसमें जो कॉमन पीपल थे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन था, कोल था. तो इसी तरह से बर्न द हाउस ऑफ द न्यूली सेटल्ड पीपल इन रिवेंज. तो जो नए लोग उस एरिया में आए थे, उन्होंने शुरू कर दी नया सेटलमेंट करना, तो उसने क्या किया, उनके घर जला दिए गुस्से से कि उन्होंने उनका हक छीन लिया. इसके लिए फिर द सताल रिबिलियन वॉज अ नेटिव रिबिलियंस in present day Jharkhand in eastern India against both the British colonial authority and the zamindari system by the Satal people. तो कहा गया उस एरिया में, झारखंड में, उस एरिया किसका था, साताल भी थे जो रिबिलियन किया.
रिबेल मीन्स रिवोल्ट करना। तो सताल ने रिवोल्ट किया था क्योंकि वो वहाँ के खुद के लोकल नेटिव थे, लोकल ट्राइब्स थे जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर आते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया और ज़मींदार ने क्या किया, उनका यूज़ किया, उनका दुरुपयोग किया इसके लिए। इट स्टार्टेड ऑन जून 30, 1855 and on November 10, 1855. Martial law was proclaimed that lasted until January 3, 1856, when martial law was suspended and the movement was brutally ended by troops loyal to the Britishers. अब यहाँ पे क्या बताया कि इसमें 30 जून एंड नवंबर 10 में जब रिवोल्ट हुआ था तो उसमें मार्शल लॉ लगा दिया, मतलब वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगवाई। मार्शल लॉ में मतलब होता है मिलिट्री आ गए। कोई सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाती है, सिचुएशन को जब पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाती है तो मिलिट्री को बुलाया जाता है। तो इसी तरह से मिलिट्री आती है तो अपना रूल्स शुरू कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से मार्शल लॉ वहाँ पे जब वहाँ पे प्रोक्लेम कर दिया, फिर बाद में जब सस्पेंड हुआ ये, व्हेन मार्शल लॉ वाज सस्पेंडेड, तो ये मूवमेंट मार्शल लॉ हटा दिया गया तो फिर मूवमेंट क्या हुआ, ब्रूटली एंडेड। मूवमेंट को भी बंद करवा दिया। क्यों, किसने करवाया, ब्रिटिश ट्रॉप्स ने, ब्रिटिश के सोल्जर्स ने, क्योंकि वो बहुत किसके लॉयल थे, किसके बहुत ज़्यादा भरोसेमंद के लायक थे, ब्रिटिशर्स के। द रिबिलियंस वॉज लीड बाय द 4 मुर्मू ब्रदर्स, सिंधु, खानू, चंद एंड भैरव। तो ये जो मूवमेंट लीड किया था उस जगह में ये कहा गया 4 मुर्मू ब्रदर्स थे, ठीक है। तो कौन थे ये, सिद्धू, कान्हू, चांद एंड भैरव, ये 4 भाइयों ने रिवोल्ट किया था। द रिवोल्ट वॉज ब्रूटली क्रस्ड। इस रिवोल्ट को बहुत ही बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने उसको दबाया। द 2 सेलिब्रेटेड लीडर्स सिद्धू एंड कान्हू वे किल्ड। तो ये जो दोनों थे लीडर्स, उन्हें क्या हुआ, दे वाज बीन किल्ड, ये मारे गए विद्रोह के मूवमेंट के उसी दौरान। एलिफेंट सप्लाइड बाय द नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद वे ऑल्सो यूज टू डेमोलाइज सांथाल हंस एंड likewise atrocities were committed by the British Army and its allies in suppressing the rebellions। साथ साथ इतना ही नहीं बल्कि जो नवाब थे बंगाल के, जो मुगल्स थे, नवाब ऑफ बंगाल, उन्होंने भी एलिफेंट्स दिया उस एरिया में ताकि जो भी सांथाल का जो घर है वो सब तोड़ दिया जाए। और ये लोग जो थे मीन्स ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा अपना हुकूमत शुरू कर दिया था, रूल करना अपनी ही चला रहा था, मनमानी कर रहा था। और ब्रिटिशर्स को जो सपोर्ट कर रहे थे एंड एलाइज, जैसे किसने सपोर्ट किया, मुर्शिदाबाद के नवाब ने। तो उसके साथ जो और भी लोग थे जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, किसको हराने के लिए, रिबिलियंस को, ट्राइबल्स को हराने के लिए। इस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। ऑफ द 60,000 old tribesmen who had been mobilized in the rebellions, over 15 were killed and 10 of villages were destroyed. They did get the support of Gwalas, that is milkman, and Lohar, that is blacksmith. तो यहाँ पे देखो कितने लोग मारे गए, कितने सारे ट्राइबल्स में 60,000 ओल्ड ट्राइबल्स जो थे वो मोबिलाइज हुए, वो घूमते इधर उधर भागे। उनमें से 15,000 जो है मारे गए और कितने गांव को जला दिया गया, ख़राब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। 10 विलेजेस, सोच लो एक विलेज में, एक गांव में कितने सारे लोग होते हैं, तो 10 विलेज पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, सारे घर वर। दे डिड इनको सपोर्ट किसने किया था, दे गेट सपोर्ट ऑफ ग्वालर्स, मिल्कमैन एंड ब्लैक मिथ्स की सपोर्ट्स में इन्हें सपोर्ट मिली थी। ना मुंडा रिबिलियंस, अब आता है मुंडा रिबिलियंस। जो मुंडा ट्राइब्स थे उन्होंने भी रिवोल्ट किया। इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट 19th century ट्राइब्स रिबिलियंस इन द सब कॉन्टिनेंट। देखा गया बहुत ज़्यादा कि ट्राइबल्स जो थे मुंडा वाला, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, ये देखा गया कि ये बहुत समय तक और बहुत फेमस रहा। बिरसा मुंडा, क्योंकि इसका लीडर जो था ये बहुत फेमस है, बिरसा मुंडा। लीड दिस मूवमेंट इन द रीजन साउथ ऑफ रांची। तो उन्होंने रिवोल्ट किया रांची, साउथ रांची जो थे उसके साउथ एरिया में 1899 में और 19 में। द उलगोलान मीनिंग ग्रेट ट्यूमोल्ट साउथ टू स्टैब्लिश मुंडा राज। क्योंकि ये लोग क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स का राज्य ख़त्म करके खुद का अपना ट्राइबल्स का राज्य शुरू करे, इसलिए इन्होंने क्या, मुंडा राज एंड इंडिपेंडेंस और आज़ादी कि ब्रिटिशर्स के अंदर वो दब के नहीं रहेंगे, गुलाम नहीं रहेंगे, वो अपना राज्य खुद और अपनी मर्जी से जिएंगे। द मुंडा ट्रेडिशनली enjoyed a preferential
raid at the Kunt Katidar or the original clearance of the forest. But in course of 19th century, they had seen these Kuntkati land system being eroded by the जागीरदार एंड ठेकेदार कमिंग एज मर्चेंट्स एंड मनी लेंडर्स। तो पहले जो थे वो पहले बहुत ज़्यादा उनको प्रेफरेंस मिलता था, क्योंकि बाकी मुंडा जो ट्राइबल्स थे उनसे ज़्यादा ये थोड़ा अलग थे, तो उनको प्रेफरेंस मिलता था। रेंट जो था, जो लैंड होती थी ज़मीन जिसमें वो एग्रीकल्चर करते थे, ज़मीन काट के फॉरेस्ट को काट के, तो उसका रेंट जो था वो अलग था। लेकिन बाद में क्या हुआ, देखा क्या कि 19th सेंचुरीज में ये जो सिस्टम था ये हटा दिया गया। किसने हटाया? जागीरदार और ठेकेदार जो थे, मनी लेंडर जो बाद में मनी लेंडर बन गए, उन्होंने ये सिस्टम को हटा दिया गया और उनसे वो जो कंसेशन था सब कुछ ख़त्म हो गया। बिरसा मुंडा वॉज ए इंडियन ट्राइबल्स फ्रीडम फाइटर। तो इन्होंने ये इसको फ्रीडम फाइटर ट्राइबल्स के लिए कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने ट्राइब्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। रिलीजियस लीडर्स भी कहा जाता है एंड फोक हीरोज़। आज भी इसके नाम बहुत रिस्पेक्ट और एज ए हीरो मानते हैं उनके लोग। हु बिलोंग्स टू द मुंडा ट्राइब्स, क्योंकि ये किस ट्राइब से बिलोंग करते थे? मुंडा। इनका नाम था बिरसा, तो इसलिए बिरसा मुंडा। ही spearheaded as tribal religions millenarians movement that arose in the Bengal presidency that is now in Jharkhand। तो इन्होंने इनके अंदर में इन्होंने बहुत अच्छा खासा लोगों को इकट्ठा किया और रिवॉल्ट एक अच्छा मूवमेंट शुरुआत की बंगाल प्रेसिडेंसीज के अंदर, दैट वाज जो आज झारखंड है प्रेजेंट, इन द लेट 19th सेंचुरीज में। और किसके? ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। दे बाय मेकिंग हिम एन अपॉइंटमेंट इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। और इन्होंने अपना नाम जो था इस ब्रिटिश राज के मूवमेंट में, हिस्ट्री में इन्होंने अपना नाम बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसने रिवॉल्ट जो किया था और फाइट की थी, इसके कारण इसके नाम जो है आज हिस्ट्री में इसे लोग जानते हैं और फेमस। इन 1856 में जागीर स्टूड एट अबाउट 600 एंड दे हेल्ड फ्रॉम अ विलेज to 150 village, but by 1874 the authority of the old Mundas or Orange chief had been almost entirely annulled by that of the farmer introduced by the landlord। तो कहा गया जब ये लोग 1857 में जो जागीर थी जिसमें वो लोग मोस्टली फार्मिंग करते थे, मतलब 600 अबाउट, उसके बाद दे हैड विलेज, उसके विलेज कितने आते थे? 150 गांव, ये सारे इनके अंदर कंट्रोल में ये लोग इस तरह से यहाँ पे रहते। लेकिन बाद में क्या हो गया, 1874 में अथॉरिटी जो थे ओल्ड मुंडस, उनके अंदर मुखिया जो चीफ थे, ठीक है, धीरे धीरे इंटायरली एनुल्ड बाय द फार्मर्स, जो किसान थे, जो लैंडलॉर्ड ने इंट्रोड्यूस किया नया सिस्टम, उसके अंदर में सब कुछ उनसे टोटली अलग हो गया, ऑपोजिट हो गया, उनसे छीनने लगे। इन सम विलेजेस दे हैड कम्प्लीटली लॉस देयर प्रायोरिटीज राइट, और कुछ गांव में तो इनसे पूरी की पूरी राइट से छीन ली, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। एंड हैज़ बीन रिड्यूस टू द पोजिशन ऑफ फार्म लेबर। और पहले जो एक अथॉरिटी था उस एरिया में, इस गाँव के अंदर, जहाँ पे वो खुद लैंड के ऊपर रूल करते थे, उनका कंट्रोल था, आज वो क्या बन गए? एज अ लेबर बन गए। तो ये चीज़ें जिसके खिलाफ उन्होंने रिवॉल्ट किया था। टू द ट्विन चैलेंज ऑफ एग्रीगेन ब्रेक डाउन, एग्रीगेन मीन्स एग्रीकल्चर जो उनसे छीन ली गई, एंड द कल्चर जो उनसे उनकी कल्चर छीन ली, कौन सी? जहाँ से वो कहाँ से बिलोंग करते थे? फॉरेस्ट से। तो एग्रीकल्चर शुरू किया, उससे वो भी छीन लिया गया, किसी और को दे दिया, और एक कल्चर तो पहले छीन लिया था। बिरसा along with the Munda responded through a series of revolt and uprising under his leaderships। तो इसी तरह से बिरसा ने बहुत सारे अलग अलग सीरीज ऑफ रिवोल्ट, एक रिवोल्ट अगर हारा तो दूसरा किया, इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया और अपराइजिंग अलग अलग तरीके से, कभी पीछे नहीं हटे, अगर हारे तो वापस शुरुआत की। इसके अंडर में बिरसा मुंडा, ये पिक्चर उसी की है। इन 1895 इन चलाकत विलेज ऑफ तमार, बिरसा मुंडा री-अनाउंस Christianity, asked his fellow tribesmen to worship only one god and gave a worship for Bongas। He advised people to follow the path of purity, austerity and prohibited cow slaughters। तो साथ साथ इतना ही नहीं, इन्होंने अपने लोगों को कहा कि जो ट्राइबल्स होते हैं बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो सही नहीं होता है, तो उन्होंने अपने लोगों को क्या बोला कि री अनाउंस द क्रिश्चियनिटीज, धर्म अपनानी, एक ही अपनानी है,
गॉड एक ही हमारा, हमें अपने जो अंधविश्वास को छोड़ देनी है, हमें सच्चाई के रास्ता लेनी है, फिर जो हमें सही रास्ता तक ले जाएगा, और जो काउ स्लॉटर्स होती है वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। इस तरह से तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, और भगवान एक ही है। इस तरह से उन्होंने सही राह दिखाने की कोशिश की अपने लोगों को, ताकि वो लोग जो है सही से फॉलो करें उनकी बात और सही रास्ते में जाए, क्योंकि वो लोग मोस्टली जो थे अल्कोहल भी लेते थे, तो इसी तरह से उन्होंने उसको मना किया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज प्रॉफिट हु हैड केम टू रिकवर द लॉस्ट किंगडम्स ऑफ हिज पीपल। साथ साथ इन्होंने अपने आप को क्या बताया, एज अ प्रॉफिट, जैसे मुस्लिम में प्रॉफिट बोला जाता है ना, ताकि वो जितने राइट रास्ता सही दिखाया गया, उसी तरह से उन्होंने प्रॉफिट का नाम दिया मोहम्मद, कि मैं भी अपने लोगों को एक अच्छा सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ ताकि वो सही में चले। ही सेड दैट द रीजन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया वॉज ओवर एंड द मुंडा राज हैड बिगन। उन्होंने कहा जो ब्रिटिशर्स का राज ख़त्म और हमारा मुंडा राज शुरू होगा। ही गेव ऑर्डर टू द रैयत दैट इज टेनेंट फार्मर्स, जो थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते हैं, टू पे नो रेंट, ताकि वो उनको ब्रिटिशर्स को कुछ भी रेंट ना दे। द मुंडस कॉल्ड हिम धराती अब्बा द फादर ऑफ अर्थ, और इसी तरह से मुंडस ने उसको नाम दिया धराती मीन्स धरती, अब्बा मीन्स फादर, द फादर ऑफ लैंड। द ब्रिटिशर्स केम डाउन हेविली अगेंस्ट द रिबेलियंस। ब्रिटिशर्स ने इन सभी को अपने अंडर लाने के लिए, उनको झुकाने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। दे अरेस्टेड बिरसा, और 1895 में बहुत मुश्किल से उसको पकड़ा एंड इम्प्रिजन हिम, उसको फिर जेल में डाला। सून ही डाइड सून लेटर, उसके बाद इनकी मौत हो गई, देहांत हो गई। द गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ द मुंडा थ्रू द सर्वे एंड सेटल ऑपरेशंस ऑफ 1902 एंड 10। मुंडस, जैसे बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को, लेकिन वो मर गए, लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ पीछे छोड़ के गए, अपनी आइडिया, न्यू आइडियाज़, कैसे जिंदा रहना, कैसे अपने आप को जीना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो इसके लिए ब्रिटिशर्स को लास्ट में जो भी उसकी रिड्रेस, जो भी उसकी डिमांड्स थी, उसको मानना पड़ा, और उन्हें एक नया सेटलमेंट, नया सर्वे शुरू किया और सेटलमेंट शुरू किया 1902 एंड 10 में। द छोटा नागपुर टेनेंट एक्ट ऑफ 1908, और उसने एक नया एक्ट बनाया, provided some recognitions to their कंतकाटी राइट्स। तो इसलिए जो जिस लैंड में वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो लैंड उनका होना चाहिए। इस तरह से इन्होंने एक न्यू एक्ट बनाया, पास किया 1908 में, और उन्हें कुछ अधिकार उस लैंड में दिया गया। एंड बैन बेट बेगारी, और जो बॉन्डेड लेबर था उस तरह से उसको बंद कर दिया गया। तो इसी तरह से देखा गया कि बिरसा ने अपनी मूवमेंट किया, रिबेल किया, बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छे राह दिखाया, और उसकी जो थी बलिदान, जो सेक्रीफाइस किया उसने अपनी लाइफ, वो बेकार नहीं गई, क्योंकि बाद में ब्रिटिशर्स को मुंडास के सामने झुकना पड़ा, उनकी राइट्स माननी पड़ी जो वो चाहते थे। छोटा नागपुर ट्राइब्स वॉन अ डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ देयर लैंड एंड राइट्स। तो वो जो चाहते थे कि उनको लीगल प्रोटेक्शन मिले ज़मीन की, कि वो राइट्स मिल जाए, कि वो ज़मीन उनका हो, इस तरह से। तो उनकी जो सेक्रीफाइस थी मुंडा की, वो खाली नहीं गई, और इसी तरह से वो आज उन लोगों का जो है मुंडा ट्राइब्स का वो हीरो है। तो इसी तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। वी विल मूव टू न्यू चैप्टर नेक्स्ट डे। तो आप इसे रीड आउट करें, जो वर्ड्स समझ में नहीं आ रहा एक बार तो उसको एक बार देख भी लो, डिक्शनरी है या फिर, ठीक है, वीडियोस देखो। मोस्टली कोशिश की थी समझवाने के लिए आपको, तो आप इसको रीड आउट कर लें वीडियोस देखें। थैंक यू।